वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 7। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे को एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उम्मीद है इस बार भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको वीडियो में लास्ट तक, बिल्कुल वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना है, ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाए और आपके मार्क्स बहुत अच्छे तरीके से भी आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चैप्टर का नाम है हमारा खेलों में आधारभूत शरीर रचना और शरीर क्रिया विज्ञान। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर का नाम होने वाला है और हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि उनकी प्रिपरेशन, उनकी भी तैयारी एग्जाम को लेकर बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि हम डेफिनेशन के साथ अपनी इस वीडियो को शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले शरीर रचना विज्ञान होता क्या है, हम उसके बारे में थोड़ा-सा जानेंगे। फिर फिजियोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है? फिजियोलॉजी जो हो सकता है आपके एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आ सकता है, सिर्फ़ डेफिनेशन के लिए, ठीक है? तो सारा चैप्टर, ओवरऑल चैप्टर आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन्स बहुत बनते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इस चैप्टर से क्वेश्चन्स बहुत सारे एग्ज़ाम में बनते हैं, एमसीक्यूज़ के भी बहुत सारे क्वेश्चन्स बनते हैं, तो आपको वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? चलिए, तो पहले हम जान लेते हैं शरीर रचना विज्ञान होता क्या है, ठीक है? देखो, शरीर रचना विज्ञान का अर्थ होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने जो हमारा जो शरीर है, ठीक है? हमारे शरीर के जितने भी अंग होते हैं, सपोज़ ये हमारा हाथ है, हमारा जो हृदय है, हमारा जो हार्ट है, ठीक है? और हमारे जो अदर बॉडी पार्ट्स है, वो किस तरीके से काम करते हैं, हमें इसके बारे में इसके अंदर बताया जाता है, ठीक है? डेफिनिशन क्या कहती है? तो डेफिनिशन की तरफ अगर हम ध्यान देंगे तो देखो, शरीर रचना विज्ञान क्या है? मानव शरीर की संरचना का अध्ययन है। क्या है? मानव शरीर की संरचना का अध्ययन। हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो बनावट है ना, हमारे शरीर की जो बनावट है, हमारे शरीर का जो आकार है, हम उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? देखो, इसमें हम क्या ध्यान देते हैं, मानव शरीर रचना विज्ञान में शरीर के सभी अंगों की, उसकी बनावट, यानी कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, हमारी ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, हम उस पे ध्यान देते हैं। हमारा शेप किस तरीके का है, ठीक है? आपने अपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा होगा बॉडी शेप के बारे में, कि किसकी किस प्रकार का जो शरीर का बनावट होता है, किस तरीके का होता है। तो आपने उन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ा होगा। स्वरूप, स्थिति और हमारा जो वेट होता है आदि का अध्ययन किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? शरीर रचना विज्ञान कहते हैं। बहुत ईज़ी डेफिनिशन है, आपको बस ये याद रखना है कि शरीर रचना विज्ञान की डेफिनिशन क्या होती है, तो आपको बता देना है। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, हम मानव शरीर के अंगों के, उसके बनावटों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। क्लियर है इतना सभी को? आगे हम बात करते हैं फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी का यहाँ पे क्या अर्थ हो जाता है, तो फिजियोलॉजी का अर्थ होता है शरीर के काम करने के तरीके का अध्ययन। सपोज़ हम इस फिजियोलॉजी में क्या देखते हैं कि हमारा जो बॉडी पार्ट है, हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल पार्ट्स हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है? सपोज़ हम साँस लेते हैं, तो हम किस तरीके से साँस लेते हैं, इन सारी चीज़ों को हम फिजियोलॉजी के अंदर जानते हैं, ठीक है? देखो, यह जीव विज्ञान की एक शाखा है और चिकित्सा और स्वास्थ्य विज्ञान में इसका बहुत महत्व होता है। एक्स्ट्रा लाइन है, आप ऐड कर सकते हो अपने आंसर शीट के अंदर। वैसे 1 मार्क्स में अगर पूछ ले कि फिजियोलॉजी की डेफिनिशन क्या होती है, तो आप बता दोगे कि फिजियोलॉजी क्या है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, शरीर के काम करने के तरीके का अध्ययन करते हैं, कि हमारा जो शरीर है वो कैसे काम करता है। हम इन सारी चीज़ों को इसके अंदर देखते हैं। चलिए, फर्स्ट पेज इतना ही हमें बताता है। अब हम यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ों को शुरू करते हैं। हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ से क्या निकल कर सामने आती है? देखो, मानव शरीर की कुछ मुख्य प्रणालियाँ, ठीक है? मानव शरीर के कुछ मुख्य पार्ट, ऐसे पार्ट्स जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जैसे सबसे पहले हमारा आता है कंकाल प्रणाली के बारे में, ठीक है ना? कंकाल प्रणाली क्या होता है, ठीक है? मांसपेशी तंत्र के बारे में आता है, फिर पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र और ग्रंथि प्रणाली, उत्सर्जन तंत्र और प्रजनन प्रणाली। ये सारे कुछ प्रणाली है जो मानव शरीर के अंतर्गत होती है, ठीक है? तो यहाँ से क्वेश्चन निकल कर सामने आ सकता है कि बताओ मानव शरीर की कुछ प्रणाली के बारे में वर्णन करो। तो आपको ये सारे नाम लिख देने हैं, ठीक है? कम से कम ये नाम होंगे आपके 3, 3, 6, 2, 8 नाम है, ठीक है? इन्हीं को आपको बेसिकली यहाँ पे ध्यान देना है कि कितनी प्रणालियाँ हैं, तो 8 मुख्य प्रणाली आपके बुक में मेंशन की गई है। तो आप इन सारी चीज़ों को यहाँ पे ध्यान दोगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान का महत्व क्या है, ठीक है? हमें क्यों बताया जाता है, इसके बारे में हमें क्यों बताया जाता है कि शरीर रचना विज्ञान हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? इसका महत्व क्या है स्पोर्ट्स के अंदर, ठीक है?
तो ये सारी चीज़ें हमें पूछा गया। तो देखो सबसे पहले आप मेंशन करोगे कि शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान के अगर इनका महत्व क्या है, ये हमारे शारीरिक फ़िटनेस में मदद करता है। यानी कि हमारी जो बॉडी मतलब हम बिल्कुल फिट रहते हैं, अगर हम इन सारी चीज़ों के ऊपर अच्छे से काम करें, तो हमारा जो शारीरिक फ़िटनेस है, ये हमारे शारीरिक फ़िटनेस में मदद करता है। उसके बाद शरीर संरचना के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। शरीर संरचना या जो हमारी जो संरचना है उसके बारे में हमें थोड़ी-सी नॉलेज देता है, ठीक है? देन हमारा तीसरा क्या आ जाएगा, खेलों के चयन में सहायता करता है। अब जिसका जैसा शरीर होगा उसको उस शरीर के हिसाब से मतलब वो अपने खेलों का चयन कर सकता है, ठीक है? तो वो उस हिसाब से अपने स्पोर्ट्स को चूज़ कर सकता है। तो ये हमारा क्या करता है, खेलों के चयन में भी हमारा बहुत ज़्यादा मदद करता है, ठीक है? अगला पॉइंट आप लिखोगे खेल-कूद से होने वाली चोटों से भी हमें बचाता है, ठीक है? और पुनर्वास की प्रक्रिया में भी मदद करता है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। हमारे शरीर को बिल्कुल हेल्दी बनाने में क्या करता है, मदद करता है। उसके बाद व्यक्तिगत अंतरों के बारे में जानने में भी हमें मदद मिलती है, ठीक है? तो ये 7 पॉइंट है आप मेंशन कर देना, ठीक है? अगर 3 मार्क्स में ये प्रश्न आता है कि शरीर रचना विज्ञान का क्या महत्व है, तो आप क्या बताओगे कि ये हमारी शारीरिक फ़िटनेस में मदद करता है, हमारे शरीर की जो संरचना होती है उसके बारे में हमें ज्ञान प्रदान करता है, उसके बाद आप खेलों के चयन में भी हमें सहायता करता है और खेल से जो हमें चोट लगती है उससे भी हमें बचाता है, ठीक है? उससे हमें सेव करता है। उसके बाद शरीर को स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करता है। 3 मार्क्स में आएगा तो 4 पॉइंट आप लिख देना, बहुत म मतलब आपको मार्क्स मिल जाएँगे, ठीक है? उसके बाद आगे बात करते हैं इस चैप्टर में अगला टॉपिक हमारा निकल कर आता है कि कंकाल प्रणाली और इसके कार्य क्या है, ठीक है? कंकाल प्रणाली होता क्या है? तो इसको हम क्या कहते हैं? ये जो है ना हमारे शरीर का एक क्या है? अस्थि ढाँचा है, ठीक है? क्या है? एक अस्थि ढाँचा है, ठीक है? देखो, कंकाल प्रणाली हमारे शरीर की हड्डियों की रूपरेखा है, ठीक है ना? इसमें क्या होता है हमारी हड्डियों की जो बनावट है, हमारी हड्डियों की जो रूपरेखा है उसको हम कंकाल प्रणाली में रखते हैं, ठीक है? कंकाल प्रणाली क्या है? तो हमारे शरीर का एक अस्थि ढाँचा है, पहले आप ये लिखोगे। उसके बाद आप क्या लिखोगे? आप बताओगे कि कंकाल प्रणाली क्या है? हमारे शरीर को, ठीक है ना? हमारी बॉडी की हड्डियों की एक रूपरेखा है, ठीक है ना? हमारा जो शरीर है उसके अंदर हड्डियाँ जो है ना जिसके ऊपर हम मान लो टिके हुए हैं, मजबूत है एक तरीके से, तो ये हमारे हड्डियों की एक रूपरेखा है। इसके कार्य क्या निकल कर सामने आएँगे? ये प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कि कंकाल प्रणाली क्या होता है? और कंकाल प्रणाली के कार्य बताइए, ठीक है? किसी भी 2-3 कार्य 3 नंबर में आएगा तो 3 कार्य आप लिख दोगे। सबसे पहले आप क्या बताओगे कि कंकाल तंत्र शरीर को सहारा प्रदान करता है। अगर हमारे बॉडी में हड्डी ही नहीं होगा, अगर मान लो हमारे पैरों में हड्डी नहीं होगा, क्या हम खड़े रह पाएँगे? बिल्कुल नहीं रह पाएँगे। तो आप थोड़ा-सा भी अगर आप दिमाग लगाओगे ना कि कंकाल प्रणाली के क्या कार्य हो सकते हैं, तो आप आंसर को बनाकर भी लिख सकते हो, ठीक है? तो कंकाल प्रणाली के कार्य में सबसे पहला पॉइंट आप क्या मेंशन करोगे कि कंकाल तंत्र हमारे शरीर को सहारा प्रदान करता है, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट आप ये लिखना। सेकंड पॉइंट आप क्या लिखोगे? यह शरीर को आकार और संरचना भी प्रदान करता है, ठीक है ना? यह हमारी बॉडी को शेप देता है, ठीक है? शेप देता है और उसको संरचना भी प्रदान करता है। सपोज़ आपने देखा होगा कोई-कोई लोग ऐसे होते हैं जिनकी जो पैर का जो उनका जो नीचे का पोर्शन होता है यानी कि पैर होता है काफ़ी लंबे होता है और ऊपर से स्ट्रक्चर छोटा हो जाता है। किसी-किसी के हाथ बहुत लंबे होते हैं, ठीक है? तो हमारा ये कंकाल प्रणाली के कारण ही होता है यानी कि उस हड्डियों के कारण हमारी जो बॉडी का शेप होता है, उसको संरचना प्रदान किया जाता है। तो आप दूसरा पॉइंट ये लिख देना। थर्ड पॉइंट आप क्या मेंशन करोगे? यह खनिजों के भंडार के रूप में कार्य करता है। ये क्या करता है? खनिजों के अ भंडार के स्टोरेज के रूप में कार्य करता है, ठीक है? उसके बाद आप 4th पॉइंट क्या लिखोगे? यह क्या करता है? आरबीसी के उत्पादन ग्रह के रूप में कार्य करता है। आरबीसी क्या होता है यहाँ पे? आरबीसी का अर्थ होता है रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कोशिकाएँ, ठीक है? मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है? आरबीसी का फुल फॉर्म होता है अ, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लाल रक्त कोशिकाएँ, ठीक है? लाल रक्त कोशिकाएँ, 1 नंबर में आ सकता है ये, ठीक है? आपको इसको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है? आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाल रक्त कोशिकाएँ, ठीक है? रेड ब्लड सेल्स, ठीक है? ये हमारी फुल फॉर्म होती है इंग्लिश में, 1 मार्क्स में आ सकता है, आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है? छोटा-सा है वर्ड और डब्ल्यूबीसी आएगा तो व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है? श्वेत रक्त कोशिकाएँ। चलिए, उसके बाद अगला हम बात करते हैं इसी में, अगला पॉइंट आप क्या लिखोगे? तो आप बताओगे यह कंकाल की मांसपेशियों के लिए जंक्शन या जुड़ाव के रूप में भी कार्य करता है, ठीक है? ये हमारे मसल्स को जोड़ने का भी एक तरीके से काम करता है। उसके बाद यह स्वयं मरम्मत प्रणाली के रूप में भी काम करता है, ठीक है ना? कंकाल प्रणाली को हम मरम्मत शरीर का जो मरम्मत प्रणाली उसके रूप में भी हम परिभाषित एक्सप्लेन करते हैं।
तो ये 6 पॉइंट्स है। 3 नंबर में अगर ये प्रश्न आता है, तो आपने अगर इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लिया है, तो आप इज़िली बहुत अच्छे से 3 मार्क्स इज़िली ग्रैब कर सकते हो, ठीक है? सबसे पहले आप कंकाल प्रणाली की डेफिनिशन को बताओगे, उसके बाद आप इसके कार्य को बताओगे, ठीक है? बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा हड्डियों का वर्गीकरण, ठीक है? अब हमारे जितने भी बोन्स होते हैं हमारे शरीर में जितनी भी हड्डियाँ होती हैं, उनको हमने डिवाइड कर रखा है। क्या कर रखा है? उनको हमने विभाजित कर रखा है, उनको वर्गीकृत कर रखा है। किस तरीके से? तो सबसे पहले देखो लंबी हड्डी के रूप में, हमने अपनी हड्डियों को लंबी हड्डी के रूप में वर्गीकृत कर रखा है, ठीक है? लंबी हड्डियों में कौन-सी हड्डियाँ आ जाती हैं? तो जाँघ की हड्डी होती है हमारी और हमारी बाजुओं की हड्डी, जो हमारी बाँह होती है, उसकी हड्डी। तो ये सारी पॉइंट आप मेंशन कर दोगे कि हड्डियों के वर्गीकरण में सबसे पहला पॉइंट क्या था? सबसे पहला पॉइंट था लंबी हड्डी, यानी कि जो लंबी हड्डी होती है हमारे शरीर के अंदर, कहाँ होती है? जाँघ की हड्डी और बाँह की हड्डी में। उसके बाद छोटी हड्डियाँ, अब हमने क्या करा? हमने अपने शरीर के अंदर जितने भी हमारी हड्डियाँ हैं, उसको हमने छोटी हड्डी के रूप में परिभाषित, उसको वर्गीकृत कर दिया है। छोटी हड्डियाँ कौन-सी होती है? तो हमारी उँगलियों की और कान की हड्डियाँ होती है। आपने पढ़ा भी होगा जनरल नॉलेज या जीके वगैरह में कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है, ठीक है? तो छोटी हड्डियाँ कहाँ पाई जाती है? उँगलियों की और कान की हड्डियों में। उसके बाद चपटी हड्डियाँ कौन-सी होती है? तो चपटी हड्डियाँ यानी कि खोपड़ी और पसलियों में पाई जाती है, ठीक है? तिल्लाकार हड्डियाँ भी हमारे शरीर के हिस्से में पाई जाती है, ठीक है? उसके बाद अनियमित हड्डियाँ यानी कि अनियमित हड्डियाँ वैसी जो थोड़ी-सी अ, थोड़े-थोड़े पार्ट में जुड़-जुड़ कर वो बनी हो, ठीक है ना? वो अनियमित हड्डियाँ जैसे कि टखने में, हथेली की हड्डियों में। स्ट्रक्चरल हड्डियाँ कौन-सी होती है? तो स्ट्रक्चरल में होती है हमारी खोपड़ी के जोड़ों की हड्डियाँ, यानी कि अ, हमारा जो सर होता है उसके अंदर स्ट्रक्चरल हड्डियाँ पाई जाती है, ठीक है? तो ये हड्डियों का वर्गीकरण था, ठीक है? 6 पॉइंट्स लिख दोगे बहुत मिल जाएगा आपको मार्क्स, ठीक है? अगला बात कर लेते हैं जॉइंट्स के बारे में, ठीक है? जॉइंट्स के बारे में क्या? तो देखो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं। जॉइंट्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं जोड़, ठीक है? तो जोड़ों के प्रकार, तो सबसे पहले कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको ये ध्यान देना है। आप देखोगे सबसे पहला टाइप होता है अचल या रेशेदार जोड़े, ठीक है? सबसे पहला पॉइंट अचल या रेशेदार जोड़े। उसके बाद दूसरा पॉइंट आप लिखोगे थोड़ा गतिशील या उपास्थि युक्त जोड़, ठीक है? थर्ड आप लिखोगे स्वतंत्र रूप से गतिशील करने वाले या श्लेष जोड़, ठीक है? तो ये 3 प्रकार के जोड़ हैं, ठीक है? इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। नाम आप याद कर लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है? तो इसके इस पार्ट्स दिए गए जैसे कि काज, धुरी संयुक्त, बॉल और सॉकेट, ठीक है ना? सैंडल या ग्लाइडल जोड़, तो इसके कुछ पार्ट्स के बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है? आगे बात करते हैं मांसपेशी तंत्र के बारे में, ठीक है? देखो, अगला टॉपिक है हमारा मांसपेशी तंत्र। मांसपेशी तंत्र क्या होता है? तो मांसपेशी एक संकुचनशील ऊतक होता है, संकुचनशील टिश्यू होता है ये, क्या करता है? ठीक है? पेशियाँ कंकाल तंत्र के साथ मिलकर सभी प्रकार की गति के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है? कंकाल तंत्र और पेशियों के साथ मिलकर क्या करता है? हमारे शरीर में जितने भी प्रकार की जो गतिविधि होती है, उसको करने का ये उत्तरदायी होता है। इसको हम मांसपेशी तंत्र के रूप में एक्सप्लेन करते हैं। इसके गुण क्या है? मांसपेशी तंत्र के गुण। अब देखो सबसे पहले की स्लाइड में क्या आ रहे थे? कार्यों के बारे में बात कर रहे थे। हो सकता है एग्जामिनर हमसे मांसपेशी तंत्र की कार्यों की बजाय मांसपेशीय तंत्र के गुणों की बात कर ले। अगर गुण का टॉपिक अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप बताओगे मांसपेशियाँ हमारी गतिविधियों के पीछे की प्रेरक शक्ति होती है, ठीक है? हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे कौन होता है? मांसपेशियों का ही ज़ोर होता है, ठीक है? सेकंड क्या लिखोगे? मांसपेशियाँ कंकाल की हड्डियों से जुड़ी हुई होती है। जो हमारी बॉडी में जो जितने भी हड्डियाँ होती है, उन सभी हड्डियों से जो हमारी मांसपेशियाँ होती है, वो जुड़ी हुई होती हैं। देन आप बताओगे तीसरे पॉइंट में कि मांसपेशियाँ शरीर को गोल आकार देती हैं। फोर्थ पॉइंट आप मेंशन करोगे मांसपेशियाँ हड्डियों के साथ अंगों की सुरक्षा में भी मदद करती है, ठीक है? मतलब मांसपेशियाँ हमारी हड्डियों को तो सुरक्षा देती है, साथ ही साथ हमारे अंगों को भी सुरक्षित करने का काम कौन करता है? मांसपेशियाँ। उसके बाद आप बताओगे कि मानव शरीर में 650 से अधिक व्यक्तिगत मांसपेशियाँ होती हैं। ये डाटा आप लोग याद कर लेना। हो सकता है एमसीक्यूज़ में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन्स में ये प्रश्न निकल कर सामने आ जाए कि मानव शरीर में कितनी व्यक्तिगत मांसपेशियाँ होती है, ठीक है? तो 650 व्यक्तिगत मांसपेशियाँ होती हैं। अगला पॉइंट आप बताओगे कि मांसपेशियाँ हमारे शरीर के भार का लगभग, ठीक है? हमारे शरीर का जो वेट होता है, उसका लगभग 40% योगदान देती है, ठीक है? हमारा जितना भी वेट होगा, उसका लगभग 40% ठीक है ना, योगदान देती है हमारी बॉडी को, ठीक है?
तो ये सारे पॉइंट आप इसके गुण के बारे में बताओगे, ठीक है। मांसपेशी तंत्र के गुण क्या होंगे तो आप बता देना कि ये हमारी गतिविधियों के पीछे मतलब जोर देती है, ठीक है ना। कंकाल की हड्डियों से जुड़ी हुई होती है, हमारे शरीर का जितना भी भार होता है उसका 40% ये योगदान देती है, ठीक है। और इसमें मांसपेशियों में 650 से अधिक व्यक्तिगत मांसपेशियां होती है मानव शरीर के अंतर्गत, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप मेंशन कर दोगे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, हर एक टॉपिक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आपको जो ये पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री में भी प्रोवाइड होने वाला है। अगर आप लिख सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर तो वो भी कर सकते हो, अदरवाइज आप वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मांसपेशियों के प्रकार और उनके कार्य। अभी हमने मांसपेशियों के गुणों के बारे में चर्चा की थी, अब हम बात करेंगे मांसपेशियों के कार्य के बारे में, ठीक है। मांसपेशियों के कितने प्रकार होते हैं और उनके कार्य क्या है। तो प्रकार के में दो टाइप के आते हैं, कौन कौन सा, स्वैच्छिक होता है ठीक है, जिसे हम धारीधार है कंकाल मांसपेशी भी कहते हैं। दूसरा हमारा आता है अनैच्छिक या चिकनी स्पिंडल मांसपेशियां, ठीक है। तीसरा आता है हृदय की मांसपेशियां। तो 3 प्रकार के जोड़ों की भी अभी हमने बात की थी और 3 प्रकार के अब हम मांसपेशियों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके कार्य के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम इसके कार्य पे। अब ये मांसपेशियों के बारे में तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब ये मांसपेशियों का कार्य क्या है, हमारे शरीर में मांसपेशियां किस तरीके से काम करती है, हमें इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। तो आप बताओगे क्या, पहला पॉइंट आप मेंशन करोगे एग्जाम के अंदर कि शरीर को आकार और संरचना देता है कौन, मांसपेशियां। पहला कार्य क्या है मांसपेशियों का कि ये मांसपेशियां हमारे शरीर को आकार और संरचना देता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप क्या मेंशन करोगे, शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है कौन, मांसपेशियां। यानी कि दूसरा पॉइंट आप मेंशन करोगे कि मांसपेशियां हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरा पॉइंट आप मेंशन करोगे द्रव्य की गति में मदद करता है, ठीक है। चौथा पॉइंट प्रयास प्रदान करता है लीवर का, ठीक है। 4 पॉइंट आप लिख दोगे, आराम से इजीली आपको मार्क्स मिल जाएंगे। कोई माइका लाल आपका एग्जाम में मार्क्स नहीं काट सकता है अगर आपने बिल्कुल हूबहू यही पॉइंट मेंशन कर दिए तो, ठीक है। ये चीजें ध्यान देना है आपको। जितने भी क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बताया है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से देखो, वीडियो को स्टॉप कर करके भी देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको याद नहीं हो पा रहा है जो बातें मैंने आपको बताई है, अगर आपको वो आपके मन में बैठ गई तो इजीली आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो फिजिकल एजुकेशन में। और कोई माइका लाल आपका पेपर नहीं काट सकता है, आपके मार्क्स कोई भी नहीं काट सकता है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा निकल कर आता है मांसपेशियों की संरचना, ठीक है। अब इसकी संरचना कैसी होती है, ठीक है। अब मांसपेशियों के बारे में हमने ओवरऑल तो पढ़ लिया, लेकिन इसकी संरचना होती कैसी है। देखो, एक मांसपेशी क्या करता है, फाइबर मायोफिब्रिल से बना होता है, ठीक है। ये प्रश्न भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि बताओ मांसपेशियां किससे बनी होती है, तो किससे बनी होती है ये, फाइबर मायोफिब्रिल से। किससे बनी होती है, फाइबर मायोफिब्रिल से, ठीक है। प्रत्येक मायोफिब्रिल में एक्टिन और मायोसिन नामक प्रोटीन अणु होते हैं। ये मांसपेशियों की संरचना की हम बात कर रहे हैं। मांसपेशियां किससे मिलकर बनी होती है, फाइबर मायोफिब्रिल से। और मायोफिब्रिल में क्या पाया जाता है, एक्टिन और मायोसिन, ठीक है। थोड़े साइंस के वर्ड यहाँ पे हैं, आपको थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक मत करना वरना मार्क्स कट जाएंगे। यहाँ पे तो मैं भी आपको मार्क्स कटने से नहीं बचा सकता अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है तो, ठीक है। अब बात करते हैं हम श्वसन तंत्र के बारे में। श्वसन तंत्र क्या होता है, तो श्वसन एक भौतिक प्रक्रिया है, क्या है, एक भौतिक प्रक्रिया, ठीक है, जिसके द्वारा जीवित जीव क्या करता है, अपने आसपास जो भी जितने अजीवित ऑर्गेनिज्म मतलब वो है, जितने भी जीवित लोग हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने आसपास में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और CO2 छोड़ते हैं, वो हमारा श्वसन तंत्र करता है, ठीक है। अब इसके कार्य क्या है, श्वसन तंत्र के कार्य हवा और ब्लॉक के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को आदान प्रदान करना, पहला पॉइंट। ध्वनि को उत्पन्न करना, ठीक है, सेकंड पॉइंट में आप ध्वनि उत्पन्न करना लिख दोगे। थर्ड में आप क्या मेंशन करोगे कि रक्त पीएच को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, जो हमारा पीएच होता है रक्त का उसको नियंत्रित करता है, ठीक है। उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है, श्वसन तंत्र। कुछ सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा हेतु, जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे हमें सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो श्वसन तंत्र की परिभाषा और इसके कार्य आप मेंशन कर देना। अब बात करते हैं हमारा श्वसन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है।
कितने प्रकार के श्वसन होते हैं? तो 2 होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल, यानी कि बाहरी श्वसन और आंतरिक श्वसन, ठीक है? एक्सटर्नल श्वसन और इंटरनल, ठीक है? तो 2 प्रकार के हमारे श्वसन होते हैं। अब श्वसन की क्रियाविधि, यहाँ से डेफिनिशन का कार्यक्रम चालू होगा, जितने भी डेफिनिशन है, ठीक है? या सिर्फ डेफिनिशन ही डेफिनिशन है, इसमें कोई पॉइंट्स नहीं है। तो श्वसन क्रियाविधि क्या होती है? तो देखो, इसमें क्या होता है, इसमें नाक, नथुने और फेफड़े, रक्त कोशिकाएँ शामिल होती है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जिसके माध्यम से हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान-प्रदान करते हैं और शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है? जिससे शरीर में क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है श्वसन क्रियाविधि, ठीक है? और इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र क्या होता है? तो परिसंचरण तंत्र में होता है, शरीर के जितने भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, हमारे शरीर के जितने भी विभिन्न भाग हैं, ठीक है? उनके बीच पदार्थों के परिवहन को, उनके बीच जितने भी पदार्थों का परिवहन मतलब कि जितने भी पदार्थ परिवहन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है, देखो, हृदय शामिल होता है, रक्त वाहिकाएँ, धमनियाँ, ठीक है? और उसके बाद शिराएँ होती है और रक्त वाहिकाएँ शामिल होती है। मतलब इनके बीच क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बीच पदार्थों का परिवहन होता है, जिसको हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्लियर है सभी को? आगे बात करते हैं, अगला है हमारा हृदय की संरचना। अगला टॉपिक है हमारा हृदय की संरचना। हृदय की संरचना कैसी होती है? तो हृदय जो है ना, हमारे मुट्ठी के आकार का होता है। जैसे ये मेरा हाथ है, तो ये मुट्ठी के आकार का हमारा क्या होता है? हृदय का आकार होता है, साइज़ होता है, ठीक है? देखो, इसमें 4 कक्ष होते हैं, इसमें 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4। हमारे हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, जो शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध ऑक्सीजन, मतलब जो क्या करते हैं, हमारे शरीर में जितने भी विभिन्न हमारे जितने भी विभिन्न पार्ट्स हैं, ठीक है ना? विभिन्न भाग हैं, उसमें क्या करते हैं, विभिन्न भागों से अशुद्ध ऑक्सीजन रहित रक्त को एकत्रित करते हैं। जितने भी हमारी बॉडी में जो अशुद्ध रक्त होते हैं, ठीक है? उसको एकत्रित कर कर क्या करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, ऑक्सीजनीकरण करते हैं। उसके बाद रक्त वाहिकाओं के द्वारा, ठीक है ना? उनके माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं, ठीक है? तो ये हृदय की संरचना है। कैसा हृदय, हमारा हृदय किस तरीके का होता है? तो हमारे हाथ की मुट्ठी के आकार का होता है, जिसके अंतर्गत 4 चैम्बर होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। वो 4 कक्ष क्या करते हैं, तो हमारे शरीर में जितने भी हमारी जो शरीर में जितने भी अशुद्ध ब्लड होता है, ठीक है ना? अशुद्ध रक्त होता है, उसको क्या करते हैं, उस किसके द्वारा? रक्त वाहिकाओं के द्वारा, ठीक है ना? रक्त वाहिकाओं के द्वारा शुद्ध कर कर बॉडी में, पूरी बॉडी में पहुँचाने का काम करते हैं, ठीक है? वो हृदय की संरचना के अंतर्गत आता है। दूसरा टॉपिक हमारा है रक्त। रक्त क्या होता है? ब्लड की डेफिनिशन। तो ब्लड एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ है, रक्त क्या है? एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ है, ठीक है? जो क्या करता है? पोषक तत्वों और गैसों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुँचाने के माध्यम के रूप में कार्य करता है, ठीक है? तो रक्त की डेफिनिशन क्या लिखोगे आप? रक्त क्या है? रक्त एक तरल पदार्थ है, जो क्या करता है, हमारे जितने भी पोषक तत्व होते हैं और गैसों को शरीर के एक भाग से लेकर दूसरे भाग तक पहुँचाने में काम करता है, उनको पहुँचाने का काम करता है, ठीक है? हृदय गति क्या होता है? अगला टॉपिक है हृदय गति। हृदय गति क्या होता है? तो हृदय गति 1 मिनट में हृदय की पंपिंग की संख्या है कि हमारा जो हृदय है, वो 1 मिनट में कितना रक्त पंप कर पा रहा है, ठीक है? वो हमारा हृदय गति कहलाता है, ठीक है? कार्डियक आउटपुट अगला टॉपिक, आपने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा होगा कार्डियक आउटपुट के बारे में। कार्डियक आउटपुट क्या करता है? देखो, कार्डियक आउटपुट क्या करता है? तो कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हृदय गति या बेसल स्तर पर 5 से 6 लीटर है। मतलब एक प्रकार का ये आउटपुट होता है, जिसमें क्या एक फॉर्मूला दिया गया है इसमें, ठीक है? कार्डियक आउटपुट निकालने का बराबर में स्ट्रोक वॉल्यूम आप डालोगे, हृदय गति डालोगे कि वो 5 से लेकर जो उसका लेवल है वो कितना है, ठीक है ना? 5 से लेकर 6 लीटर के बीच के अंतर्गत। कार्डियक आउटपुट में ये आप मेंशन करोगे। उसके बाद एक आता है रक्तचाप, ठीक है? रक्तचाप क्या होता है? तो रक्त द्वारा रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर लगाया गया बल। तो ब्लड के द्वारा जो हमारी रक्त वाहिकाएँ होती है ना, उसके ऊपर जो बल लगाया जाता है, जो ब्लड हमारा बल लगाता है रक्त वाहिकाओं के ऊपर, वो हमारा रक्तचाप होता है, जिसको हम ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, ठीक है? तो ये मेरा रक्तचाप कहलाता है। अब आता है हमारा सेकंड विंड। सेकंड विंड क्या होता है? लंबे समय तक व्यायाम करने के कारण होने वाली, ठीक है? क्या? साँस की तकलीफ या साँस की बीमारी, सिंपल भाषा में साँस की बीमारी और हमारे शरीर द्वारा अपने आप दूर हो जाती है, इसे हम सेकंड विंड कहते हैं। मतलब कि देखो, हम बहुत देर तक व्यायाम कर रहे हैं, ठीक है? और उससे होने वाली जो साँस की बीमारी होती है, साँस की जो समस्या होती है, ठीक है? हमारे शरीर द्वारा अपने आप दूर हो जाती है, किसके द्वारा? सेकंड विंड के द्वारा। अगला है ऑक्सीजन ऋण के बारे में। ऑक्सीजन ऋण क्या होता है? तो देखो, कठिन गतिविधि के बाद रिकवरी अवधि के दौरान
एक एथलीट द्वारा ली गई ऑक्सीजन की मात्रा को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन ऋण कहते हैं, ठीक है? मतलब कि एक एथलीट है, उसने क्या करा? उसने बहुत ज़्यादा कोई एक्टिविटी करी। उस एक्टिविटी के बाद वो क्या करता है? एक जो एथलीट है, उस एक्टिविटी के दौरान मतलब उस एक्टिविटी के बाद ऑक्सीजन की जितनी भी मात्रा को लेता है ना, मतलब जितना भी ऑक्सीजन लेता है, उसको हम ऑक्सीजन ऋण कहते हैं, ठीक है? तो ये मेरा आखिरी टॉपिक था इस चैप्टर का। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है खत्म होता है, ठीक है? चैप्टर नंबर 7, ठीक है? जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था खेलों में शरीर रचना विज्ञान के बारे में। यहाँ से प्रश्न बहुत अच्छे रूप से आपसे पूछे जाते हैं और भरपूर मात्रा में पूछे जाते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप हमें यहाँ पे जॉइन भी कर सकते हो, ठीक है? बाकी अपडेट्स के लिए आप यहाँ पे मेरे साथ बने रहिए, ठीक है? आप इसको जॉइन कर सकते हो इंस्टाग्राम हैंडल पर, ठीक है? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, ठीक है? तो बेस्ट ऑफ लक सभी को फॉर उनके एग्ज़ाम के लिए।